नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग। आज का सेशन बड़ा शानदार होने वाला है। आज का सेशन इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिन लोगों को रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो इस सेशन को हम पूरे 1 आवर 1 घंटे तक कंप्लीट करेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएंगे। काम आप एक करिए, पेन नोटबुक उठा लीजिए। जो भी पॉइंट मैं आपको बताता जाता हूं उन पॉइंट को नोट करते जाइए। आपके लिए जो भी कुछ नया होगा सब आप लिखते जाना। आज हम एक एक करके पूरा जीरो से लेकर टॉप तक पढ़ेंगे। सबसे पहला ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है, किस किस एग्जाम में आता है। एग्जाम की बात पहले बता दूं, बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, कैट मैट जैट कोई भी एग्जाम आपका हो जहां पर आपकी इंग्लिश आती है, रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हर जगह देखने को मिलता है। सेम एज ये आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है। अब आओ एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे और किस किस तरीके से हम इसे सॉल्व करना होता है हम वो देखेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैं अब आपको बता देता हूं कि क्या आपको अप्रोच अपनानी होती है। जैसे कि दोस्तों होता क्या है कि रीअरेंजमेंट के ना टाइप अलग अलग होते हैं और अलग अलग टाइप में अप्रोचेस भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल, जैसे हमें लेवल 1 जैसे हम बोलते हैं ना, वो वाला अप्रोच देखते हैं और वो वाला टाइप भी देखते हैं। टाइप 1 ये दोस्तों सबसे इजी होता है, जो यूजुअली किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में आता है। और प्रीलिम्स में भी अगर एग्जाम का लेवल एक तरीके का क्लर्क का लेवल है, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी है, तो उसमें आती नहीं है इंग्लिश, लेकिन मेंस में हो उसमें भी देखा जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस क्लर्क लेवल या फिर किसी का प्रीलिम्स लेवल में आते हैं, जिसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है दोस्तों। जैसे कि एक सेंटेंस है, ठीक है, और उस सेंटेंस को डिवाइड कर दिया उन्होंने अलग अलग पार्ट में, ऐसे करके दोस्तों डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद आपको ऑप्शन दे दिए गए यहां पर लिखकर ऐसे करके कि ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। और इसको डिवाइड करने के बाद आपके सामने ऑप्शन दे दिए ए डी बी सी, बी डी सी ए, ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन दे दिया और आपको पहचानना सही सीक्वेंस कौन सा है। इट इज वेरी इजी जब आपके पास ऐसा ऑप्शन हो एंड यू नीड टू ओनली फाइंड दी सीक्वेंस। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस ढूंढना हो, तभी आपको दोस्तों एक पूरा का पूरा आसान बन जाता है। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, ना ही किसी को बहुत दिमाग लगाना, ये आराम से हो जाता है। ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। अब इसको लेकर तो ऐसा कुछ मैं बताने लग जाऊं तो कुछ खास नहीं है। अब आता है दोस्तों इसी में टाइप नंबर 2 विच इज क्वाइट मॉडरेट, और जिसको लेकर क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। टाइप 2 जरा बड़े ध्यान से देखो, लिखते जाना दोस्तों सभी के सभी लोग, है ना। और अच्छा लगेगा ना आप सब लोग, तो फिर मेरे को एंड में जरूर बताना कि सर वी लाइक्ड इट, हमें पसंद आया और हमें सीखने को मिला, है ना। टाइप 2 दोस्तों क्या होता है, आपके सामने कई सारे सेंटेंसेस दे देते हैं। लेट्स सपोज आपके सामने सेंटेंस दे दिए ए बी सी डी ई एफ, अलग अलग ऐसे करके सेंटेंस दे दिए और इसी के ही कई सारे टाइप बन जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1 इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको रीअरेंज कर लो, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद पूछेंगे कि ये बताओ इसमें से जो सेकेंड लाइन होगी रीअरेंज करने के बाद वो सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा, फिर आपको ऑप्शन से पहचानना है। इस तरीके के 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं। ओके, ये हमें समझ में आ गया। इसी में और ज्यादा घुमाते हैं तो क्या करते हैं, इसी में दोस्तों वो ऐसे करके पूछ लेते हैं कि ये आपके जो सेंटेंसेस है ना, इसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा है, एक सेंटेंस ऐसा है जो कि इररिलेवेंट है, तो क्या देते हैं फाइंड द इररिलेवेंट सेंटेंस। उस इररिलेवेंट सेंटेंस को फाइंड करो। अब ये इररिलेवेंट का मतलब जो सेंटेंस मैच नहीं कर रहा है बाकी सभी लाइन से। अब ये क्या होता है, ये ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा सेंटेंसेस में बात हो रही है किसानों को लेकर, फार्मर नया जो बिल आया उसको लेकर बात चल रही है। तो आपके पास 5 सेंटेंसेस में से 6 सेंटेंसेस में से 5 में तो फार्मर के बिल को लेकर बात चल रही है और उसमें से कोई एक सेंटेंस है जहां पर किसी और बिल की बात चल रही है। तो वो जो किसी और बिल की बात चल रही है वो आपका इररिलेवेंट हो गया उन बाकी सभी सेंटेंसेस में, बस आपको वो फाइंड करना है। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है जो इसी में ही इसके सब टाइप्स बना देते हैं। तो ऐसे इररिलेवेंट सेंटेंस को पहचानना होता है, या कई बार लिख देते हैं ऑड सेंटेंसेस को पहचानो, सो वही आपका ऑड सेंटेंस होता है। दोस्तों प्रीलिम्स अगर कोई आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो प्रीलिम्स में बनते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंस। तो मेंस में क्या होता है, क्वेश्चन इसी तरीके के ही होते हैं, उनका बस लेवल वो बढ़ जाता है।
अब यूजुअली क्या होता है कि मेंस में अगर ऐसे ही सिंपल दे देंगे तो फिर तो बड़ा सिंपल हो गया। तो उसमें जो उसकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उसे टिपिकल बना दे। टिपिकल का मतलब अलग अलग तरीके की वोकैब जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट यूज कर ले। पहला तो आपका डिफिकल्टी लेवल यहीं से ही बढ़ जाएगा। नंबर 2 क्या पूछने का तरीका होता है। तरीका बहुत अलग अलग तरीके से पूछ ले जाते हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक दे दिया, एक रीअरेंजमेंट करके दिया हुआ है। अब कैसे करके पूछा जाएगा, मैंने यहां लिखा ये रीअरेंजमेंट ABCDEF। आपसे कहा गया कि इन सबको रीअरेंज करो, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन दिया गया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें खुद के अलग से इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। बड़े ध्यान से सुनो, ये तो रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन अलग है। अब इसमें से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं जहां पर ये ऑप्शन दे रहे हैं, खुद के इन्होंने 4 अलग से सेंटेंस बना दिए और ये कह रहे होते हैं इनको रीअरेंज करो और ये बताओ इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है जो इस रीअरेंजमेंट का कंक्लूजन बताएगा, या फिर इस पूरे के पूरे रीअरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन बताएगा, या फिर इस रीअरेंजमेंट में सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में आएगा। कुछ भी ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो जैसे ही ऐसे पूछेंगे रीअरेंजमेंट का लेवल वो बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है, आंसर भी है तो उसे सॉल्व करने की अप्रोच भी है। अब हम आते हैं दोस्तों अप्रोच पर कि किस तरीके से हम एक एक करके सभी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो रीअरेंजमेंट है क्या, उसके हिसाब से हमारी अप्रोच भी बनती है। देखो बहुत सिंपल है। जब क्या होता है, हमारे सामने कोई एक पैसेज है, फॉर एग्जांपल हमने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा पैसेज ने, ठीक है। तो शॉर्ट पैराग्राफ ही तो एक तरीके का रीअरेंजमेंट होता है ना, जिसकी पहली लाइन होती है, फिर दूसरी लाइन होती है, फिर तीसरी लाइन होती है, फिर वही चौथी होती है, पांचवी होती है, छठी होती है। उन्हीं को ही तो वो रीशफल कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं, है ना। इसका मतलब अगर हम अच्छे से किसी पैराग्राफ को पढ़ लें और समझ लें कि वो क्या किस बात को पहले कह रहा है, किस बात को फिर कह रहा है, किस बात को एंड में कह रहा है, तो हमारे प्रॉब्लम सही हो जाएगी। मेन चीज है आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझना। तो अब हम समझेंगे कैसे, हम इन पॉइंट्स पर बात करते हैं। वैसे कहा जाए कि क्या रीअरेंजमेंट सॉल्व करने की कोई ट्रिक है, तो डायरेक्टली आप नहीं कह सकते हो कि कोई ट्रिक है, बट हां उसकी अप्रोच को आप ट्रिक के तौर पर जरूर अपना सकते हो। अब मैं आपको वो अप्रोचेस बताता हूं कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने सारी अप्रोचेस ना यहां पर लिखी हुई हैं और उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और ये हमेशा आपके काम आएंगी। एक एक करके हम इन पॉइंट्स को हम लिखेंगे, ठीक है। सुन रहे हैं सब लोग, बड़े ध्यान से सुनते चले जाना, है ना। सब लोग बड़े ध्यान से सुनते चले जाना। अब जरा सुनो, अप्रोचेस में क्या होती है, जब आप किसी भी सेंटेंस को देखते हो तो उस सेंटेंस में ये कोशिश कभी मत करो कि हम उनमें ये कोशिश कर लें कि पहला सेंटेंस कौन सा है वो ढूंढ लें, या फिर आखिरी लास्ट कौन सा बनेगा वो ढूंढें। नहीं, ये काम कभी नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि आप ऐसी चीजों में रिजिड हो जाते हैं जिसका जवाब आप ऐसे करके ढूंढ ही नहीं सकते। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, कई बार नहीं मिलेंगे। तो जब मिल जाएंगे तब आप खुश हो जाओगे और जब नहीं मिलेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर समस्या आ कहां रही है। अब हमारी बेसिक अप्रोच क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनो। बेसिक अप्रोच दोस्तों ये कहती है हमेशा कोशिश करनी है कि आपको सेंटेंसेस के पेयर बनाने हैं। हमेशा कोशिश करो कि सेंटेंसेस के पेयर बनाने लग जाओ। आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है ऐसे करके ABCDEF, आप क्या करो, आप देखो कौन सा पेयर बन रहा है। आपने पढ़ा, आपने कहा अच्छा जो ये C है, C वाला E से कनेक्शन दे रहा है, अगर C के बाद E तुरंत आएगा, ये पढ़कर लग रहा है। तो आपने ये पेयर बना लिया, एक C को E से कनेक्ट कर सकते हैं। भले ही आपको ये नहीं पता है कि वो C की पोजीशन क्या है, वो फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड है या फोर्थ है, E कौन सी पोजीशन पर है, यू डोंट नो, बट यू नो वन थिंग, C के बाद E आएगा, ओके पेयर मेरा ये सॉलिड बन गया। दिस इज द बेसिक थिंग, आपको पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो चीज अब हम यहां पढ़ेंगे। स्टेप समझ में आए दोस्तों, हमें सबसे पहले पेयर बनाना है, कुछ और नहीं बनाना है, बस
सिर्फ और सिर्फ हमें पेयर बनाना। एक बार सब लोग मुझे बता दें, जी सर हम समझ गए, हम पेयर बनाएंगे। तुम लोग कमेंट वमेंट नहीं कर रहे हो क्या? कमेंट रुक गए क्या? हाय ओके, आ गया हाँ आ गया। ठीक ओके, डन 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 डन, ठीक ठीक ठीक, आ जाओ नेक्स्ट में आ गए। अब देखो है क्या हमारे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, जब हम पेयर बनाते हैं, आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा है, किसी का नेम दिया होता है, वो पर्सन है, वो नाउन है। अब उस पर्सन के प्लेस पर जो यूज करेंगे वो प्रोनाउन है। आपने कहा विशाल सर की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा विशाल परिहार इज आ टीचर, विशाल परिहार एक टीचर है। अब उनके बारे में और बात करेंगे, तो हमने कहा ही टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने नाम लिखा विशाल परिहार, फिर उसके बाद हमने लिखा ही, तो ही हमने बाद में ही लिखेंगे, विशाल परिहार को पहले ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जब जब नाउन प्रोनाउन आएंगे तो पहले आप नाउन को ही लिखोगे, उसके बाद ही प्रोनाउन को लिखोगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, बट हां मान के चलोगे तो ये ट्रिक है, दिमाग में रखोगे, उसके बाद फिर ऐसे दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि ये चीज आप जानते हो पहले से, कुछ नया नहीं है, जानते हो पहले से, बट इस चीज को फोकस कर लोगे तो फिर आप भूलोगे नहीं। तो जब कभी भी सेंटेंसेस ऐसे दिए हो जहां पर एक सेंटेंस में नाउन दिया है, दूसरे सेंटेंस में उसका प्रोनाउन दिया है, तो समझ जाओ कि अच्छा 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 अब तो हमारा पेयर बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिखा था यहां पर विशाल, ठीक है, और यहां लिखा था ही, तो अब आपको पता चल गया अच्छा पहले डी आएगा उसके बाद ए आएगा, क्योंकि डी में दिया है नाउन और ए में दिया है प्रोनाउन। इज द पॉइंट क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों सभी को? नाउन और प्रोनाउन का पेयर हम ऐसे करके बनाएंगे, और पहले लिखते हैं हम नाउन को, फिर लिखते हैं दोस्तों हम प्रोनाउन को। ओके, नाउ द पॉइंट इज क्लियर। मूव करते हैं दोस्तों अब अगले पॉइंट पर। नाउन प्रोनाउन से हमने एक पेयर ऐसे बनाएंगे अगर हमें ऐसा कोई पेयर बनाने का क्लू मिलता है। नेक्स्ट पेयर दोस्तों आपके सामने होता है कि वहीं पर नाउन अलग अलग आर्टिकल के साथ भी आता है। हमें मालूम है दो तरीके का आर्टिकल होता है, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, आर्टिकल था, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है जो कि ए और एन होता है। जब हम कभी किसी आर्टिकल को यूज करते हैं तो वो आर्टिकल काफी चीजें बताता है। पहली बार किसी नाउन की बात करते हैं हम, तो हम ए और एन लगाते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक पेन है, आई हैव अ पेन, कोई पेन है, आई डोंट नो अबाउट द पेन। और इस पेन के बारे में जब मैंने दोबारा बात करूंगा कि मेरे पास वही पेन है जो तुमने मुझे दिया था, आई हैव द पेन यू गेव मी, आई हैव द पेन यू गेव मी, तो मैं द लगा दे रहा हूं, यानी कि उस नाउन की बात दोबारा हो रही है। ये पॉइंट है जो दोस्तों आपको अपने दिमाग में रखना है। कभी भी ऐसा होता है अगर कि नाउन आपके सामने दिया हुआ है ना दोस्तों, और नाउन है उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, तो आप समझ गए कि अच्छा इसकी बात तो पहली बार हो रही है, फर्स्ट टाइम हो रही है ना, पहली बार हो रही है, फर्स्ट टाइम हो रही है, तो ए और एन आएगा। और वही सेम नाउन किसी और सेंटेंस में लिखा हुआ है और उसके साथ आर्टिकल दा लगा हुआ है, तो आप समझ गए अच्छा इसकी बात तो दोबारा हो रही है ना, दोबारा हो रही है, सेकेंड टाइम उसकी बात हो रही है। तो अब इससे ये पता चल गया जिसकी बात पहले हो रही है उसे आपको पहले लिखना है, जिसकी बात बाद में हो रही है उसे बाद में लिखना है। एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। आप पहचान गए, अच्छा पहले आपका सी वाला आना चाहिए, फिर आपका ई वाला आना चाहिए, यानी सी और ई ऐसे करके पेयर बनना चाहिए। ये आपका क्लू है। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखने वाला क्लू है, जो कि नाउन को आप आर्टिकल के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको हम ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है पॉइंट? तो मुझे बताएं जी सर पॉइंट समझ में आ रहा है, डन, ठीक है, परफेक्ट है। ओके ओके ओके, नाउ कम टू दी पॉइंट नंबर 3। ये हो गया अपना, ये है अपना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम भले ही आपको याद ना रहे, लेकिन दिस और दैट ये जरूर याद रहेंगे। दिस इज द पेन, ये वो पेन है। दिस इज द क्लास, ये वो क्लास है। दिस इज द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है। दिस इज द जॉब, ये वो जॉब है।
जब आप ऐसे करके बताते तो एक्चुअली आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसके बारे में आप बताते हैं, और ये आपकी बड़ी हेल्प करता है। अगर कहीं पर दिस लिखा है, दैट लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है, दोज लिखा हुआ है, सच लिखा हुआ है, ये आपके चीजों के बारे में जब बता रहे होते हैं, एंड दे हेल्प यू अ लॉट, बहुत मदद करते हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि किसी सेंटेंस में इनमें से कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। हमने लिखा कि वी फाउंड many issues in these files। इन फाइल्स में हमें कई सारी समस्याएं मिली हैं। We found many issues in these files। किन फाइल्स की बात कर रहे हैं? इन these files लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये डेमोन्स्ट्रेट ही तो कर रहे हैं, ये बता ही तो रहे, डेमो करके तो बता रहे। इन फाइल्स में, किन फाइल्स में? जिन फाइल्स की बात उससे पहले कभी हो चुकी होगी। यानी कि कोई सेंटेंस होगा जहां पर उन फाइल्स की कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इस तरीके से कि वी हैव सम फाइल्स टू बी इंस्पेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे करके लिखा, हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, उनका इंस्पेक्शन होना है। एंड देन आप समझ जाओगे ओके ओके ओके, फाइल्स की बात जो पहली बार हुई है वो यहां पर हुई है, और उसके बाद दिखाए दीज फाइल्स, यानी कि ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, सेंटेंस नंबर ए, सेंटेंस नंबर बी, सेंटेंस नंबर सी, सेंटेंस नंबर डी, सेंटेंस नंबर ई, तो आपको पता चल जाता अच्छा 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 ये बी है, ये ई है। पहली बार बात फाइल्स की यहां हुई है ई में, तो पहले ई आएगा, उसके बाद बात फाइल्स की हो रखी है बी में, फिर उसके बाद बी आएगा। ये इस तरीके से बनेगा पेयर। क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्तों कि पेयर हमारा जो बनेगा वो इस तरीके से पेयर बनेगा? क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई दोस्तों? मुझे बताएं। जी सर क्लियर हो गई, डन है ना। दैट और विच में एक्चुअली क्या हो जाता है कि इनसे चीजें अलग अलग होती हैं। सिर्फ दैट और विच से ऐसा बहुत बड़ा कंफ्यूजन मतलब वो प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ना है ना, चाहे दैट दिया हो चाहे विच है, तो वो बता तो रही है, कनेक्शन तो दे ही रहा है ना। डन, ओके, और चल परफेक्ट है। अब अपना ये हो गया। तो ये तो दोस्तों हुए अपने 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, जब हम देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन। कई बार हमें ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं यार पता नहीं, लेकिन रूल नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इसके बाद तो यही बनेगा, ओके कुछ और तो बन ही नहीं सकता, या इसके बाद तो ऐसे ही बनेगा। वो ऐसा क्यों लगता है हमें? हम जब ये पहचान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब कई बार सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट वर्ब नहीं पहचान पाते तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल हमने लिखा कहीं इस तरीके से, ऐसे हमने लिखा दी सिचुएशंस ऑफ सम ग्रेट एक्टिविस्ट are not up to the mark, seems little grave due to the, ऐसा सेंटेंस बना। अब अपने पास देखो कितनी सारी वर्ब है, और इस सेंटेंस को अगर हम बीच में से ब्रेक कर देंगे तो क्या हम इसे पकड़ पाएंगे? हमने सेंटेंस को यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस बनाया, और यहां से लेकर यहां तक हमने दूसरा सेंटेंस बना दिया। अब जरा मुझे आप बताएंगे कौन सी वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन सा है। एक वर्ब आई आपके सामने, ये आर, मुझे बताना आर के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, ये लिखकर बताना। दूसरी वर्ब आई दोस्तों सीम्स, सीम्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट है मुझे बताओ। पहले आप कमेंट में लिखकर बताओ, मैं वेट करना चाहूंगा 1 मिनट का। आप लोग मुझे बताओ, देखो आर का सब्जेक्ट क्या है और सीम्स का सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस पढ़ता हूं, द सिचुएशंस ऑफ सम ग्रेट एक्टिविस्ट आर नॉट अप टू द मार्क, सीम्स लिटिल ग्रेव ड्यू टू दी, कुछ भी लगाते हैं, ड्यू टू दी चार्जेस, ऐसे लगाते हैं हमने, सेंटेंस पूरा ही बन गया, ड्यू टू दी चार्जेस।
अब आप ये बताओ कि दोनों के लिए कौन सा आपका सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि यही चीज हमें और क्लैरिटी लेकर आएगी हमारे अंदर, है ना। देखो और बताओ कैसा करके यहां पर क्या बन रहा है। सिचुएशंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने देखा ये जो सिचुएशंस दिया हुआ है, ये सिचुएशंस ये है आर के लिए। वेरी गुड। सीम्स का बताओ दोस्तों, सीम्स का भी बताओ मुझे, सीम्स का क्या है, सीम्स किसके लिए यूज हुआ है, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट वन। सीम्स किसके लिए यूज हुआ है? सीम्स का नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली क्या है, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही सीम्स के लिए सब्जेक्ट है। यही चीज है, अगर आप पहचान पाओगे तभी अलग अलग सेंटेंस होने के बाद भी से आप जोड़ पाओगे। ये मेन चीज होती है सब्जेक्ट वर्ब को पहचानना। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट में देखो, द सिचुएशंस ऑफ द सम ग्रेट एक्टिविस्ट आर नॉट अप टू द मार्क। ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है ग्रेट एक्टिविस्ट की, वो अप टू द मार्क नहीं है। ये हमें ऐसी प्रतीत हो रही है, थोड़ी ग्रेव है। क्या हमें ऐसा ग्रेव प्रतीत हो रहा है? ये पूरी की पूरी जो बात बोली जा रहा है, पूरा का पूरा जो सेंटेंस बोला जा रहा है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस के लिए काम कर रही है सीम्स, यानी कि सेंटेंस आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दैट इज द थिंग जो आपको समझनी है। पॉइंट समझ में आया दोस्तों? दैट इज दी थिंग जो आपको समझनी है। ये पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में बता देते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं आपके लिए और एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हमने लिखा व्हाट यू लाइक, आपको जो भी पसंद है, व्हाट यू लाइक, आपको जो भी पसंद है, इज ऑन दी टेबल नाउ, वो अब टेबल के ऊपर है। जो भी कुछ आपको पसंद है वो आप टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो आपने ऐसे दिखा, जो भी आपको पसंद है, सेंटेंस बना ये, जो भी आपको पसंद है, ये रही वर्ब, और इस वर्ब के लिए ये रहा यूज सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे लिखा इज ऑन द टेबल नाउ, इज जो वर्ब है उस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है? ये पूरा का पूरा सेंटेंस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये सब्जेक्ट है किसके लिए? जो यहां पर इज लिखा हुआ है। पॉइंट समझ में आ रखा है? What do you like, जो भी पूरा का पूरा है, is on the table। क्या ये बात क्लियर हो रखी है? कैसे हमने पहचाना? ऐसे करके दोस्तों हम सीखते हैं कि क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारी वर्ब है, और उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्शन बना पाते हो। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, और जो कि हमें रीअरेंजमेंट सॉल्व करने में हेल्प करती है। याद रहेगा सबको, ये पॉइंट नंबर 4 था। लेट्स कम टू दी पॉइंट नंबर 5। यहां चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। What is chronological order? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? याद आ गया, वही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले क्या हुआ, फिर 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 क्या हुआ, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड दैट शुड बी केप्ट इन योर माइंड जब आप उसे पढ़ रहे हैं। सेंटेंसेस को आप देखते हैं, कहीं लिखा हुआ है कोई काम 1992 में हुआ, ओके, फिर आपने कहा अच्छा कोई काम 2002 में हुआ, ओके, कोई काम फिर 2012 में हुआ। दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि हाँ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ये तो आपको डायरेक्टली देखने को मिल गया, इसमें तो कोई ना भी बताए तो भी आप समझ जाओगे। सेम यही चीज आपको सेंटेंसेस को पढ़कर समझनी है कि पहले क्या बोला गया होगा, सिचुएशन पहले क्या बनी होंगी, एंड वो सिचुएशन जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक आप नहीं पहचान सकते। तो वो आप क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आएगा, पर दिमाग में रखना है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सीक्वेंस आपको दोस्तों दिमाग में याद रखना है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट हियर? द नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कंजंक्शन। वो है कंजंक्शन। जितने भी हमारे कंजंक्शंस होते हैं ना, वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कंजंक्शंस बताते हैं कौन से सेंटेंस को किससे कनेक्ट करना है। अगर आपको पता है कि कहीं पर लिखा हुआ है नेवरदलेस, और नेवरदलेस का इस्तेमाल अगर आपको पता है तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे नेवरदलेस को। मतलब क्या होता है नेवरदलेस का, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट में लिखकर बताओ सभी लोग। ठीक, सभी लोग लिखकर मेरे को बताओ। हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे, हमें नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने एक और लिखा कंजंक्शन, हमने लिखा हाउएवर। हाउएवर का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। मतलब पता होने बहुत जरूरी है। कंजंक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखना। अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। कैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखेंगे?
ये देखो प्रियंका दीदी को अलग ही एक दिक्कत लगी पड़ी हो, कहे जा रही है बार बार रिकॉर्डिंग। हाँ प्रियंका दीदी, ये पूरी की पूरी क्लास ही रिकॉर्डेड है, तुम्हें मैं ब्लॉक मार दूं। यार इतनी दीदियां क्यों आती हैं क्लास को परेशान करने के लिए? तो भैया लाओ इसको भी डिलीट मार दे रहा हूं। तुम लोग जरा जवाब दो, तुम लोग टेंशन ना लिया करो। और बताओ, इसके बावजूद एग्जैक्टली जब हम कहते हैं नॉनदलेस का मतलब किसी चीज के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, किसी चीज के बावजूद, डिस्पाइट समथिंग, किसी चीज के बावजूद, उससे हम कहते हैं। ठीक है, डन, परफेक्ट है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो और देखो, अब मैंने कंजंक्शन को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अब वो 3 कैटेगरी कैसे हैं? 3 कैटेगरी ऐसी हैं कि एक टाइप की कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो चीजों को ऐड कर रहे होते हैं, मैंने लिखा उसमें एडिशन। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये सब ऐड ही तो कर रहे होते हैं। आपने कहा इसके बाद ये हुआ एंड फिर ये हुआ, इन एडिशन टू ये हुआ, फर्दर मोर और इसके बाद क्या हुआ, मोर ओवर उसके बाद क्या हुआ, बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ कुछ और क्या हुआ, टू मतलब ये हुआ इसके साथ साथ ये भी हुआ, ऑल्सो मतलब ये भी हुआ, अनदर मतलब इसके साथ। ये वो सारे कंजंक्शन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें हम ये बताते हैं कि एक के साथ साथ कुछ और भी। जहां कहीं एडिशन वाले सेंटेंस का सेंस आ रहा होगा वो दोनों सेंटेंसेस ऐसे करके कनेक्ट होंगे एडिशन से। इसको नोट करो, वो ऐसे कनेक्ट होंगे एडिशन से, समझ गए? वो ऐसे कनेक्ट होंगे एडिशन से, पॉइंट समझ में आ रखा है? ऐसे करके कनेक्ट होंगे एडिशन से। नेक्स्ट में आओ, एडिशन के बाद कॉन्ट्राडिक्शन। ये अभी जो हम पढ़ रहे थे नॉनदलेस, इस चीज के बावजूद, वो कॉन्ट्राडिक्शन ही तो है। जैसे मैंने कहा कि आपके माता पिता ने आपको सारी फैसिलिटी दी, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़े तो ये तो बहुत गलत बात है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, ये चीजें विरोध हो गई एक दूसरे की। एक तरफ आपको सब कुछ मिल रहा है फिर भी कोई नहीं पढ़ रहा, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो ऐसा काम कभी कोई नहीं करेगा। और अगर किसी से गलती से ऐसा काम अभी तक हो चुका है कि माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए बोला था लेकिन आप नहीं पढ़ पाए, तो कोई बात नहीं, या जानबूझ के भी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अब आप समझदार हैं, अब जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना? चलो, सब समझदार हो चुके हैं। कॉन्ट्रडिक्शन की कोई भी सेंटेंस हो इससे बनेंगे। ऑन दी कॉन्ट्रेरी यानी उसके विपरीत, येट फिर भी, कॉन्ट्रैरिली तो उसके विपरीत, नॉटविथस्टैंडिंग किसी चीज के बावजूद, बट लेकिन, हाउएवर का मतलब हालांकि, अभी मैंने पूछा था, नेवरदलेस अभी किसी चीज के बावजूद। ये सारे के सारे कंजंक्शन है दोस्तों, इनको ध्यान रखना है जो कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन बताते हैं। तो वही दो सेंटेंस कनेक्ट होंगे जो एक दूसरे का अपोज कर रहे होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सब लोग, सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ गए दोस्तों? ऐसे करके अपना ये वाला भी हो गया है। चलो, कॉन्ट्राडिक्शन के बाद नेक्स्ट पे आते हैं, है ना? नेक्स्ट हमने लिखा है रिजल्ट। रिजल्ट वो आपके कंजंक्शन जो कब लगते हैं, जब किसी चीज का रिजल्ट आता है, परिणाम निकलता है। जैसे कि हमने कहा कि आप नोटबुक नई बना लेना ताकि आप उसमें सब कुछ लिख सको, ताकि आप ऐसा कर सको, ताकि आप वैसा कर सको, सो दैट यू मे डू समथिंग, सो दैट यू मे गो समवेयर, सो दैट यू मे अचीव समथिंग। ये इसी की तभी तो हमने लगा ऐसा हो जाए ताकि ऐसा हो सके। ये रिजल्ट का सेंस देता है। सो दैट, विद द रिजल्ट दैट, एक परिणाम के स्वरूप, सो इसलिए ऐसा हो जाए, बिकॉज क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा हो जाए। ये चीजें रीजन और रिजल्ट इसके कॉम्बिनेशन में बनती हैं। जहां दो सेंटेंस, एक तरफ रीजन दूसरी तरफ रिजल्ट दिया होगा, वो आपका दोस्तों इसी से बनेगा। बस ध्यान रखना है। आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यही चीजें आपकी हेल्प करेंगी दोस्तों सबसे ज्यादा, है ना? बढ़िया, चलो डन, ओके, बढ़िया। अच्छा, अब क्या है, इन सारी चीजों को दिमाग में रखकर एक पॉइंट और आता है जिसको मैं सबसे ज्यादा कहता हूं, दैट इज द पॉइंट नंबर 7। वो है आपकी इंफॉर्मेशन। आपको जो भी पॉइंट अभी तक बताए हैं ना दोस्तों, ये सब पॉइंट जस्ट एक पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट की वैल्यू भी आपको अभी रहेगी शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट जब आप 40-50 क्वेश्चन कर चुके होंगे रीअरेंजमेंट के, तब कई चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, फिर आप थोड़े ना याद करते हैं। जैसे आप मैथ्स करते हैं तो शुरुआत में जब बचपन में आप टेबल याद करते थे, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 5 का टेबल, ऐसे करके तब आपको याद करना पड़ता था। उस वक्त जब आपको मल्टीप्लाई करना होता तो आपको पहले वो मल्टीप्लाई करने के लिए भी वो याद करना पड़ता था कि जरा याद करो वो टेबल, 2 5 जा कितना होता है, 2 पंचे 10 आता है, तो आपको एक एक करके याद करना पड़ता था। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे करके।
बट जब आप बड़े हो गए हो तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ता है। तो जल्दी बड़े हो जाना है, यहां पर भी मैक्सिमम जैसी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज फिर आपको सोचनी नहीं पड़ेगी कि ये कंजंक्शन क्या बता रहा है, नाउन कौन सा कनेक्शन बता रहा है, या ये आर्टिकल की कौन सी चीज कनेक्ट हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन ही एक मेन चीज रहेगी जिससे कि आप कनेक्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन देखेंगे वही इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है सबको? तो मुझे बताएं जी सर हमें बात समझ में आ रही है, और हम इन सबको ऐसे करके दिमाग में रखेंगे। सब लोग मुझे बता दें कि जी सर हम इसे ऐसे करने वाले हैं, दिमाग में इसको रखेंगे, है ना? बढ़िया है। ओके, तो अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, आपको देता हूं मैं एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखो, उसका आप जवाब कर देना, ठीक है? तो क्वेश्चन अपने सामने मैं लगाता हूं आपको, ठीक है? आप लेंगे क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का करेंगे जवाब। देखो सबको दिख रहा है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। और क्वेश्चन को करने के लिए मैं टाइम भी दे रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन को करने के लिए टाइम है 3 मिनट का। मैं अच्छा खासा टाइम आपको दे रहा हूं, जिससे कि क्या है कि आप आराम से कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जब आप जल्दबाजी करते हो ना तो हो नहीं पाता। अरे यार आ क्यों नहीं रहे, आ गया लो, ठीक है? जल्दबाजी करोगे तो फायदा नहीं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है? ये हमें ये दिख रहा है, ठीक है? हम 3 मिनट लेते हैं, मैं बिल्कुल साइड हो जाऊंगा। हम 3 मिनट लेते हैं, 3 मिनट में से करेंगे। ये लोग 3 मिनट में करना है, ठीक है?
ओके दोस्तों, अपने आंसर तो 3 मिनट से पहले ही आने लग गए। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। और ये सारे के सारे लोग अब बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को बड़ी खुशी होती है जब आप लोग आंसर करते हो और कोशिश करते हो। एक चीज यहां पर आ रही है कि डी से कई सारे लोगों ने शुरुआत करी है और कुछ लोगों ने बी से भी शुरुआत करी है। ई से शुरुआत करने वाले भी कुछ हैं। तो हर तरीके से एक एक करके हम सब पर नजर डाल ले रहे हैं। अपना काम करेंगे, जो अप्रोच हमें दिमाग में रखनी है। देखो अप्रोच क्या है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम में जैसे आया क्वेश्चन तो हमारा दिमाग क्या करता है, हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ो, जो क्लू आएगा क्लू नोट करके रख लेंगे। ऑर्डिनरी सिटीजंस वुड ऑफ कोर्स बी परफेक्टली विद इन देयर राइट्स टू हैंड ओवर सस्पेक्ट टू द पुलिस। उनके पास राइट होगा, ठीक है, कि वो जो सस्पेक्ट है, जिस पर कोई शक है, उसको वो पुलिस को दे दे। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दे डू मैनेज टू कैच देम, अगर वो उनको पकड़ सके, किनको, सस्पेक्ट्स को पकड़ सके। ये वाली बात है, अभी समझ नहीं आ रही कि इसको कहां कैसे कनेक्शन करेंगे, बस हमने पढ़ लिया, इट्स ओके। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। द क्राइम दैट हैज प्रोवोक्ड सच किलिंग्स, वो क्राइम जिसमें इस तरीके की किलिंग्स होती हैं। सच किलिंग्स अभी अभी पढ़ा था, दिस फाइल, दीज फाइल्स, दैट फाइल, दोज फाइल्स, सच, इस तरीके के करके दिया, यानी उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं बात उससे पहले हो रही होगी, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं उसकी बात पहले हो रही होगी। जहां हो रही होगी वहां इसका कनेक्शन मिल जाएगा। जहां कहीं भी किलिंग्स को लेकर बात हो रखी होगी वहां इसका कनेक्शन बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रखा है दोस्तों? ऐसे करके आपको दिमाग में रखना है कि हम देखेंगे कहां पर आपका दिमाग में बनेगा। समझ गए? परफेक्ट है ना? ठीक है, पढ़ते हैं। So the crime that has provoked such killings has ranged from cow slaughter to kidnapping and theft। वो कैसे कैसे क्राइम होते हैं, जैसे कि गाय को किसी ने काट दिया, ऐसा करके कुछ लेकर क्राइम हो जाए, या फिर किडनैपिंग कर ली, या चोरी डकैती कर ली, ऐसा करके। वट एवर दी प्रोवोकेशन, जो भी कुछ प्रोवोकेशन हो, जो भी कुछ प्रोवोकेशन। अब इन्होंने कहा प्रोवोकेशन की बात और कहां हो रखी थी, प्रोवोकेशन की बात तो यहां हो रखी थी। और हमने कहा जो क्राइम है दैट हैज प्रोवोक, वो क्राइम जो प्रोवोक कर देता है, वो कौन कौन सी किलिंग्स जो कर देता है, वो कौन कौन से क्राइम है, जैसे कि काउ स्लॉटर है, किडनैपिंग है, थेफ्ट है। इन्हीं की वजह से तो लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस चक्कर में वो पुलिस के नाम पास जाकर उन्हें खुद ही लगता है, खुद ही जज है, वो जाके कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं, मार देते हैं किसी को, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी गाय किसी ने काट दी, उन्हें लगता है किसी ने किसी को किडनैप कर दिया, उन्हें लगता है किसी ने कोई चोरी कर ली, तो वो लोगों को ही मार देते हैं। यही तो होती है जो बात यहां हो रही है। तो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज तो बी के बाद तुरंत सी वाला लग रहा है। वॉट एवर दी प्रोवोकेशन, कोई भी प्रोवोकेशन हो, चाहे काउ स्लॉटरिंग हो, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे थेफ्ट हो, कोई भी प्रोवोकेशन हो, तो आपका कनेक्शन बना दोस्तों बी का सी से। बताओ, मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतनी बात कर रहा हूं, बी का सी से कनेक्शन बना कि नहीं बना। हमें नहीं मालूम किसके बाद क्या आएगा, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन बी के बाद सी बन रहा है, ये 100% श्योर हो रहे हैं इस बात से। ये मुझे यस करके बताओ। वॉट एवर दी प्रोवोकेशन, जो भी प्रोवोकेशन है, इट इज फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अब लेकिन वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही है ऑफ द स्टेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल्स, जो कि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जिनको एक्शन लेना है वो यही लोग हैं। पॉइंट समझ में आया? ओके, प्रोवोकेशन मतलब उकसा देना, किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना। बी का सी से बन गया। और पढ़ते हैं, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू टॉलरेट द कल्चर ऑफ लिंचिंग। ये तो आप पता ही चल गया, ये तो इंट्रो है। इंडिया लिंचिंग के कल्चर को अफोर्ड नहीं कर सकती। लिंचिंग एक टर्म होता है, लिंचिंग आप समझते हैं ना, जहां पर नंबर ऑफ पीपल, एक ग्रुप में कोई संख्या है और भीड़ की एक संख्या को, भीड़ को लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई आरोप किया है, और ऐसी कंडीशन में वो भीड़ अगर उस व्यक्ति को मारे और मार के जान से मार दे, तो ये होता है लिंचिंग। हमारे देश में मॉब लिंचिंग के मामले कई सारे आपने सुने हैं न्यूज में, वही मॉब लिंचिंग को इन्होंने लिंचिंग बताया है। तो हमने बोला इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू टॉलरेट द कल्चर ऑफ लिंचिंग। इंडिया लिंचिंग के कल्चर को टॉलरेट नहीं कर सकती। मॉब्स हैव ग्रोन अकस्टम्ड, लो उसी के तुरंत बाद बनेगा। मॉब्स मतलब भड़की हुई जो भीड़ है वो जुड़ी होती है, बढ़ रही है वो भीड़, कैसे जुड़ रही है ज्यादा से ज्यादा, टू ग्रैबिंग इंडिविजुअल्स, की वो इंडिविजुअल्स को पकड़ लेती है कोई भी भीड़ जिसको उन्हें लगता है, शक होता है, सस्पेक्टेड होते हैं जो लोग, ऑफ सम क्राइम एंड बीटिंग देम, और उनको मार भी रही है। टू अ पल्प, अपनी शांति के लिए मारो और अब हम खुश हो गए। टू अ पल्प ऑफन रिजल्टिंग इन डेथ, जिसकी वजह से कई बार डेथ हो जाती है। तो कुछ हो चाहे ना हो, आपको पता चल गया डी के बाद ई लगेगा, गारंटेड एक पेयर ये बन गया। बताओ
क्लियर हुआ, एक पेयर यहां बन गया। पहले हमने बोला इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता टू टॉलरेट द कल्चर ऑफ लिंचिंग, लिंचिंग के कल्चर को टॉलरेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। मॉब जो है ज्यादा बढ़ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों में अकस्टम्ड यानी कि वो जुड़ रही हैं, शामिल हो रही हैं, जिसमें वो इंडिविजुअल्स को पकड़ लेते हैं, उन्हें लगता अच्छा इसने कोई आरोप किया, उसे पकड़ लिया, उसे मारा पीटा, खुद खुश हो गए कि ठीक है भैया इसने कुछ गलती करी हमने मार दिया। सस्पेक्ट के तौर पर कई बार लोगों को मार दिया जाता है और कई बार उससे डेथ हो जाती है। डी के बाद ई आया, यस और नो, डी के बाद ई आया, है ना? ओके, अब हमने ये पढ़ा था, लिखा हुआ है क्राइम, किनको लगता है कुछ क्राइम हुए? कौन कौन से वो क्राइम हो सकते हैं? कहीं क्राइम की बात लिखी हुई है, बताओ। डी और ई के बाद कौन कौन से वो क्राइम हुए? कहीं क्राइम की बात लिखी हुई है? जरा पढ़ो जरा, क्राइम की बात कहीं लिखी हुई? कहां लिखी? ये लिखी हुई है, काओ स्लॉटर ऐसा कोई क्राइम, किडनैपिंग वाला कोई क्राइम, थेफ्ट वाला कोई क्राइम। यानी ये क्राइम वाली बात किसके बाद आनी चाहिए? ई के बाद आनी चाहिए। ई के बाद बी आना चाहिए, क्राइम वाली बात, क्योंकि यहां से लगा के हम लगाएंगे ई के बाद बी। ई यहां लिखा हुआ है, ई के बाद बी आना चाहिए, बी तो दिया हुआ है। ओके ओके, इसका मतलब क्या हुआ? आप दिमाग लगाएंगे, हमें यह पता चल गया शुरुआत हम डी से करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। अब तो ये पता चल गया, इसका मतलब शुरुआत हम डी से करेंगे, हमें पता है। डी के तुरंत बाद ई आएगा, ये भी अब हम श्योर हो गए 100%। ई के तुरंत बाद बी आएगा, ये भी अब 100% श्योर है। बी का पेयर सी से बन चुका है, वो भी 100% श्योर है। यहां से यहां तक कुछ और आ नहीं सकता, शुरू में कुछ और आ नहीं सकता। बचा हुआ है ए वाला, तो वो आएगा कहां? बट ऑब्वियस है वो एंड में आएगा, कहीं और नहीं आएगा, और ये बन गया आपका आंसर। नाउ टेल मी दोस्तों, आपका भले ही गलत हो गया हो, जब आपने बनाया हो, समझ आया आपको कैसे करके हम कनेक्ट करते हैं और कौन कौन से क्लूज हमने पकड़े? मुझे एक बार जरा सब लोग बता दें कैसे कैसे करके हमने कनेक्ट किया, कैसे करके हमने क्लू बनाया। शुरुआत करी हमने यहां से, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू टॉलरेट द कल्चर ऑफ लिंचिंग, मॉब्स हैव ग्रोन अकस्टम्ड टू ग्रैबिंग इंडिविजुअल्स, मॉब्स बढ़ रही हैं ऐसे कामों में कि इंडिविजुअल्स को वो भड़की हुई भीड़ पकड़ लेती है, जो सस्पेक्टेड होते हैं कुछ क्राइम के, ऑफ सम क्राइम, और उन्हें मार भी रही है टू अ पल्प अपनी शांति के लिए, ऑफन रिजल्टिंग इन डेथ, अक्सर उससे डेथ हो जाती है। और जो क्राइम होते हैं जो प्रवोक करते हैं इस तरीके की किलिंग्स की, कौन सी किलिंग्स? ये जो डेथ की बात हो रही है, इस तरीके की किलिंग्स की, वो क्राइम कौन कौन से होते हैं? काउ स्लॉटर से लेकर किडनैपिंग और थेफ्ट तक के, जो भी प्रोवोकेशन हो, लेकिन यहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की होती हैं, स्टेट की, जिनको एक्शन लेना होता है ऐसे क्रिमिनल के अगेंस्ट। ऑर्डिनरी सिटीजन थोड़ी ना लेंगे। ऑर्डिनरी सिटीजन क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वो एक काम कर सकते हैं, बी परफेक्टली विद इन देयर राइट्स टू हैंड ओवर सस्पेक्ट्स। उनके पास ये राइट है, ठीक है, उन्हें लगता है कि कोई सस्पेक्ट है जिसको लगता है अच्छा इसने चोरी करी है, उसे पुलिस को दो, बाकी काम वो करेंगे। सस्पेक्ट्स टू द पुलिस इफ दे डू मैनेज टू कैच देम, अगर वो उन्हें पकड़ सकते हैं तो। दिस इज द आंसर, ये हमने किया। यहां पर सबको समझ में आया? देखो, गलत हो गया से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि गलत होने के बाद क्या हमने सीखा। द क्लास इज फॉर लर्निंग। हमारा टेस्ट तो चल नहीं रहा है कि हमें आंसर सही करना है, ये क्लास है सीखने के लिए। हम सीखेंगे फिर इसका जवाब भी देंगे। ये अपना हो गया डन परफेक्टली। मैं आपको एक और देता हूं, ठीक है, मैं आपको एक और देता हूं समझने के लिए। ओके, जरा इसको कोशिश करेंगे समझने की। ये आपके सामने है और हम लोग 3 मिनट लेंगे दोस्तों, 3 मिनट्स हम यहां भी लेंगे इसको करने के लिए, और 3 मिनट में दिखाऊंगा किधर। इसको कर लेते हैं, शायद ऊपर हो जाए। हाँ, ओके, ठीक है, ये रहा, ठीक है। मैं अब आपको यहां देता हूं मैं इसका टाइमर, ठीक है। 3 मिनट हम यहां भी लेंगे और इसे करते हैं सब लोग। जरा करो सब लोग, यहां लिख दे रहा हूं 3 मिनट में करना है। कम ऑन।
ओके, जवाब देना शुरू किया आप लोगों ने, है ना? तो सी से तो बहुत सारे लोगों ने बताया, CAEBD, CEDAB, CADB, सी से काफी लोग बन रहे हैं, सी के बाद ए आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बनाया। ठीक है, सी से स्टार्ट हो रखा है, परफेक्ट है, बहुत सही है। जरा हम पढ़ लेते हैं, सी को ही पढ़ते हैं, सी से ही पढ़ते हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं। एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में हम सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करेंगे ऑप्शन नंबर ए से। तो ए को ही पढ़ा हमने, लिखा है टू सपोर्ट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए वी नीड इफेक्टिव पेमेंट सिस्टम्स, हमें इफेक्टिव पेमेंट सिस्टम्स की जरूरत है, एंड सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स की जरूरत है, एंड डेटा इंटीग्रिटी की जरूरत है। ओके, कब? अगर हमें सपोर्ट करना है ई कॉमर्स को। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग इन क्लोज्ड ग्रुप नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्लोज्ड ग्रुप नेटवर्क और इंटरनेट पर हो रहे हैं। ओके, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमें जरूरत है। ई कॉमर्स लिखा है, वैसे आपको एक यहीं से, आप ही ने जो मेरे को हिंट दिया ना, मैं उसी हिंट से ही आपको बता दूं। यहां लिखा हुआ ई कॉमर्स, ठीक है, और यहां लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर कभी ऐसा हो ना कि एक तरफ दी हो फुल फॉर्म, ठीक है, एक तरफ दी हो फुल फॉर्म, उसके बाद दिया ये शॉर्ट फॉर्म, तो पहले फुल फॉर्म वाले को लगाते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म वाले को लगाते हैं। बात याद रहेगी, हमेशा याद रखना, ऑलवेज, क्योंकि जब हम शुरुआत में किसी चीज के बारे में बताते हैं तो उसको हम फुल फॉर्म में पूरा नाम बताते हैं, फिर उसके बाद हम उसे शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें सबको क्लियर हो गया, ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो पहले सी आएगा फिर ए आएगा, एक ये पेयर तो आएगा ही आएगा, विदाउट एनी डाउट। एक बार सब लोग मुझे बता दें, विदाउट एनी डाउट ये तो आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट टू एमर्ज और टू सपोर्ट ई कॉमर्स, और इसी ई कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए हमें इसकी जरूरत होगी। पॉइंट समझ में आ रखा है, ऐसे नेटवर्क की हमें जरूरत होगी। डन है ना? ओके, अब जरा हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को सबने समझ लिया, शाबाश, यही मैं चाहता था, आप दिमाग में रख लेंगे, तो आपने रख लिया इसको, सी के बाद अपना ए बन गया। लेकिन ये आपने बताया है कि सी से शुरुआत होगी, मैंने नहीं कहा ये सी से शुरुआत होगी, मैं तो बस ये कह रहा हूं सी के बाद ए बनेगा। आप दिमाग में रखो थोड़ा डाउट। मोर ओवर मनी इज वर्थ, पैसे की जो कीमत है, व्हाट इट इज, वो जो भी है, बिकॉज वी हैव कम टू एक्सेप्ट इट, वो इस वजह से क्योंकि अब हम इसे एक्सेप्ट करने लगे हैं। इसे एक्सेप्ट करने लगे, किसे एक्सेप्ट करने लगे? हमारा बी कहीं लगेगा। ओके, द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल मनी, जो ट्रेडिशनल मनी का पूरा स्ट्रक्चर था, इज बिल्ड ऑन फेथ, वो भरोसे पर बना हुआ था। सो विल इलेक्ट्रॉनिक मनी हैव टू बी, और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मनी का भी होना चाहिए। अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक मनी? आपकी नौकरी लगती है बैंक में, और बैंक में नौकरी लगती है, एक महीना होता है, सैलरी क्रेडिट होती है, आपके बैंक में अकाउंट में बस नंबर क्रेडिट हुआ जिसमें लिखा हुआ है 53,432 रुपीज हैज बीन क्रेडिट टू फलाना फलाना अकाउंट। वो क्रेडिट, आपको अब इतना भरोसा है कि ठीक है मेरे अकाउंट में ये नंबर क्रेडिट हुआ, यानी कि ये मेरा पैसा है, मैं जब चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं, देखो ये नंबर, देखो ये नंबर, और उस नंबर को देखकर उतना पैसा मैं ले सकता हूं। ये सिर्फ एक भरोसा ही तो है ना? और यही तो मनी, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है ये क्या बात कह रहे हैं? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ये आओ अब हम पढ़ते हैं, जब ये दिमाग में थोड़ा थोड़ा जितना जितना आता जाएगा उतना हम रखते जाएंगे। अगर आप देखो तो एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर पाओगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मनी के बारे में बताओगे तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस तभी होगा जब वो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास मनी होगा। ओके, लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं है, बट ठीक है, सीए लग गया। कैश ट्रांजैक्शंस ऑफर बोथ, कैश ट्रांजैक्शंस दोनों चीजें ऑफर करती है, प्राइवेसी भी, एनोनिमिटी भी,
एज इट डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पार्टीज, नॉर दी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ना ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है। तो ऐसी चीजें कैश ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसमें ये दोनों की दोनों चीजें होती हैं। आपने लगाया दोस्तों ई के बाद आप दूसरा कुछ लगाएंगे, ऐसा कौन सी प्राइवेसी होती है, कहां प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी कुछ ना कुछ भरोसे पर होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, वहां पर कुछ तो वैल्यू होगी। तो आप जरा इस वैल्यू को कनेक्शन बना रहे हैं ई से, तो ई से देखो कनेक्शन कैसे बनाओगे। ई में कहा कैश ट्रांजैक्शंस, मनी वो इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं, कैश ट्रांजैक्शन। 500 की 2 नोट तुम लो, 500 की 2 नोट हम ले रहे। ऑफर बोथ प्राइवेसी एनोनिमिटी एज इट डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती जिसको यूज किया जाए, ना ही पार्टीज के बारे में, ना ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है कोई। और मोर ओवर जो मनी होता है उसकी कीमत होती है जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। किसको एक्सेप्ट करेंगे? उसी कैश ट्रांजैक्शंस को जिसका ट्रांजैक्शन होगा। हम एक्सेप्ट कर क्या रहे हैं? उस पैसे को एक्सेप्ट करेंगे, तभी उस पैसे की, तभी उस ट्रांजैक्शन की कोई ना कोई कीमत होगी। ई के बाद बी बनेगा दूसरा पेयर। ये बताओ सबको समझ में आया है कि नहीं? हमें बस पेयर पे पहले दिमाग लगाना है, हमारे बस पेयर कंफर्म होते रहने जरूरी है। ई के बाद दूसरा बना आपके सामने बी। मुझे बताएं सबका कनेक्शन बन रहा है ई के बाद बी, सब लोग मुझे बताओ, है ना? ई के बाद बी, बढ़िया, समझ गए। अब जरा सुनो, ई के बाद बी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बच रहा है कोई एक, बच रहा है, कौन सा बच रहा है? डी बच रहा है ना? डी ही बच रहा है। शुरुआत कर दी हमने, देखो कैसे करके। ई में हमने कहा कैश ट्रांजैक्शन जो होता है, प्राइवेसी एनोनिमिटी दोनों उसमें है, पता नहीं चलता किसने कैश भेजा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं पता चलती। और मनी की वैल्यू तब है जब उसको हम ऐसे एक्सेप्ट करते हैं इस रूप में। तो जब हम इस रूप में एक्सेप्ट करते हैं, वो रूप है कौन सा? वो रूप है कौन सा? कौन सा मनी का वो रूप है? तो मनी का कहीं कोई रूप है, मनी का कोई प्रकार दिया है किसी में, वो हम बी के बाद लगेंगे। मनी की किस रूप की बात करें, किस प्रकार का मनी है, जरा मेरे को बताओ। क्या कहीं कोई मनी है, मनी का कोई प्रकार, किस रूप का मनी है जिसको वो एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं? अगर आप दिमाग लगाओगे दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी है। द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल मनी, ये ट्रेडिशनल मनी की ही तो बात कर रहे हैं। वो बिल्ड था फेथ पर, सो विल इलेक्ट्रॉनिक मनी विल हैव टू बी, और इलेक्ट्रॉनिक मनी को भी उसी में होना पड़ेगा। अगर वही कैश ट्रांजैक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक मनी में करेंगे तो भी वैसा होना पड़ेगा। तो हम जिसको एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मनी ही तो है। यानी ई हो गया, बी हो गया, डी, बी के बाद डी ही तो बनेगा, और वही इलेक्ट्रॉनिक मनी होगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद ही तो आप कह पाओगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को सबसे पहले कैसे लगाओगे? इसके बाद ही तो कह पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगा तभी तो उसको सपोर्ट कर पाओगे, तभी तो हम बता पाएंगे। अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो क्लोज्ड ग्रुप नेटवर्क्स और इंटरनेट पर हो रहे हैं। शुरुआत ही इन्होंने करी कि सारी की सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइवेसी और एनोनिमिटी को ध्यान में रखती हैं। एंड भी इन्होंने यहां पर आकर कहा कि क्लोज्ड नेटवर्क में, क्लोज्ड ग्रुप नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रू होती है। यही तो सारी की सारी चीजें हैं। आपका कनेक्शन बना यहां से, आप शुरुआत करेंगे ई से। ई में स्टार्ट दे रखा है कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में दिया है। कैश ट्रांजैक्शन जिसमें एक मनी का हमने टाइप बताया कि वो इलेक्ट्रॉनिक मनी है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बनेगा। उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो हमारा ई कॉमर्स की बात एंड में बोल रहा है। पॉइंट समझ में आया? हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। हम पहले ही ई कॉमर्स लगा देंगे, बीच में कभी इलेक्ट्रॉनिक मनी लगा रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन कहीं और लगा रहे हैं, नहीं बनेगा। पॉइंट समझ में आया? एवरीवन, सब लोग मुझे बता दें, सब लोग मुझे बता दें कि सर पॉइंट हमें समझ में आया। भले ही आज आपको ये डिफिकल्ट लगा हो, कैसा भी लगा हो, मतलब यहां पर आपको यह है कि आपने इसको सीखा। जो पॉइंट मैंने आपको यहां बताया, इन जनरल आप उन पॉइंट को नहीं समझ पाते, और इसका आंसर आपको डायरेक्टली अगर मैं दे देता तो आपको डाउट ही बना रहता, यार हुआ कैसे, समझ ही नहीं यार, ऐसे कैसे। अब कहानी समझ में आई, क्या कहानी है, और ये समझ में आया रीडिंग ही एक ऐसी चीज है जो कि आपकी हेल्प करेगी ऐसे सभी क्वेश्चन करने में। आपने पढ़ा, आपने समझा, समझ आ गया, आप आंसर कर पा रहे हो। सबको समझ में आया दोस्तों? सबको समझ में आ गया है ना? सबको समझ में आ गया? अपना 1 घंटा हो गया आज, काफी हम लोगों ने पढ़ लिया 1 घंटा। आप मुझे बताओ इस 1 घंटे की क्लास आपको कैसी लगी? देखो
आप तो पढ़ते ही हो रेगुलर, ये 1 घंटे की क्लास आपको कैसी लगी मुझे बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब अगर सीख कर जा रहे हो तब तो इस क्लास की वैल्यू है, अगर आप सीख कर नहीं जा रहे तो इस क्लास की फिर कोई वैल्यू नहीं है। एक बार सब लोग मुझे बताओ दिल पे हाथ रखकर कि सर आज हम यहां आए और यहां आकर कुछ हम सीखे 1 घंटे में, जो रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट की जरूरत थी वो अभी हम सीखे। और आज के बाद सिर्फ ये छोड़ के नहीं जाना है, यूट्यूब पर लिखना है रीअरेंजमेंट, क्वेश्चंस ऑफ रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको चाहिए तो ढूंढते रहोगे, खैर रह जाना। मैं एक काम करता हूं, अभी आधे पौन घंटे बाद मैं आपको एक फाइल दे दूंगा रीअरेंजमेंट की, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। अभी आप यूट्यूब पर बने रहना, आज आप अपडेट देना, जैसे मैं वीडियो डालूंगा ना तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप ना आज डाउनलोड कर लेना एक रीअरेंजमेंट की फाइल और उससे प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि अच्छा हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये आप काम कर लेना। अच्छा सीखे आप सभी लोग तो लाइक बटन में प्रेस करके बताना जी सर। और अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को तो आपके लिए बैच भी है, आप बेसिक से इंग्लिश को भी पढ़ो बढ़िया तरीके से। अब वो बैच कैसे, जैसे कि 16 तारीख से बेसिक से अरुण से पुनीत सर की क्लास शुरू हुई जो आरआरबी को टारगेट करते हुए है, 3 बजे 4 बजे सर की क्लासेस में, ओके। और उसके बाद जो बेसिक टू हाई मेरा स्टार्ट होगा बैच वो 23 तारीख से होगा, 23 से मैं भी हूं उसमें और जीए के लिए सर भी हैं। तो आपके पास पूरा कॉम्बिनेशन है, मतलब एक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो, आप एडमिशन ले लो, ये पैसा है आपका हार्ड अर्न मनी, आपके माता पिता द्वारा खर्च जब आपको करना है सोच समझ के खर्च करो। सब्सक्रिप्शन वही लो जिसको जरूरत है, जो टारगेट कर रखा, और जिसने टारगेट नहीं किया, मतलब ऐसे कि पढ़ लेंगे अभी सोचा नहीं है ऐसा कुछ खास, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट जिसने टारगेट किया हुआ है तो टारगेट के हिसाब से चलना है। अब जिसका टारगेट जब होगा टारगेट तब उस टारगेट के हिसाब से तब आप चलना, ठीक है। तो आप जब इसका सब्सक्रिप्शन लेना दोस्तों वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्लासेस आपको मिलेगी शाम को 6 बजे इंग्लिश पूरा बेसिक से हम पढ़ते हैं, टाइमिंग सबको देख लो, 1 बजे जीए है, 3 बजे रीजनिंग, 4 बजे मैथ्स, आप इससे पढ़ते जाओ, होता जाएगा आपका काम। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, पहला स्टेप जब आप सब्सक्रिप्शन लो। दूसरा स्टेप आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बैंक एग्जाम। आपने गोल सेलेक्ट किया, उसके बाद जैसे आप गोल सेलेक्ट करोगे ना, नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए ये वाला, जहां पर आपको एक कोड डाल देना है, रेफरल कोड। सभी फी दिख रही होगी ना, सबसे पहला काम आपको कोड डाल देना है। आपने कोड लिखा ABP10 लिखा, अप्लाई किया, तो हर एक मंथ की आपकी फी ना कम होती है आपको दिख जाएगी। बैंक के सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 12 महीने का प्लान ले लो। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, IBPS पीओ, IBPS क्लर्क, SBI पीओ, LIC का एग्जाम, इंश्योरेंस के और एग्जाम, FCI के एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते जाएंगे आगे आने वाले 12 महीने में सबके बैचेस हम लाते हैं और सबके लिए आपको इस तरीके से पढ़ना है। पढ़ो, ताकत लगाओ, सिलेक्शन हो। आपने यहां से पेमेंट कर दिया, कोड ये ध्यान रखना, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद बस टीचर का नाम ढूंढना है, टीचर का नाम ढूंढा और बस आप उनकी क्लास में पढ़ने लगे। ये काम आपको करना है, बस ये आप काम कर लो, सीख लो। इसके अलावा जब आप मेरी स्पेशल क्लास में पढ़ना चाहते हो तो मेरी स्पेशल क्लास आज भी होगी शाम को, आज 6:15 पर, 15 मिनट मैंने शिफ्ट कर दी है बस, और कुछ नहीं। आज 6:15 पर है, जहां पर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। तो आप सब लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जुड़ जाना आज शाम को 6:15 पर, बढ़िया तरीके से हम आरसी वहां सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, सिंपली मेरा नाम ढूंढना, मेरी प्रोफाइल पे आना, स्पेशल पर आकर आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, आप ओपन कर लेना क्लास को, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो, इसके अलावा आप में से सभी लोग जो लोग बैंक और SSC दोनों के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिलहाल आपके लिए कुछ एडिशनल है, वरना फिर प्राइस बढ़ जाएंगे। वो एडिशनल प्राइस है वो आप पहले ले सकते हो, इसके लिए और इसके लिए। एंड बाकी अब हम करते हैं खत्म। कोई दिक्कत समस्या आए दोस्तों तो मुझे बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।